कैसे हैं दोस्तों आप सभी। और हमारी कहानी चल रही थी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की। जी हाँ, कहानी ही है। मैं तो भाई बहुत इजीली वे में और बहुत आसानी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा था फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि पार्ट है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का। इस बात हमारी चल रही थी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की। यूनिट फर्स्ट हमारा ख़त्म हो गया था। यूनिट सेकंड ये है, जिसका पहला लेक्चर मैं कल डाल चुका हूँ और आज बात करूँगा यूनिट सेकंड के दूसरे लेक्चर की। तो मैं आशुतोष सेंगर, आप लोगों का अपने चैनल आशुतोष सेंगर झांसी में स्वागत करता हूँ। और उसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं यूनिट सेकंड में। जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मीन्स सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, बट वो हिडन टॉपिक्स हैं और वो आते हैं। इस वजह से मैं आपको कुछ स्टार्टिंग टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज़ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड क्या कंडीशंस हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और वगैरह वगैरह बहुत भी 2-3 टॉपिक हैं। आज के टॉपिक्स जो हमारे हैं वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज डाइस्टीरियोमर्स और स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है एल्कीन और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला, और नहीं लिख पाते हैं क्योंकि सिलेबस को पढ़ा होता है सिलेक्टिव और आता है क्वेश्चन इस टाइप से। इस वजह से मैं तो भाई पूरा कंप्लीट कराऊंगा। प्लस एक चीज़ और है कि बी फॉर्म करने के बाद आपको घर में तो बैठना नहीं। बी फॉर्म करने के बाद आप जीपैट भी देंगे या कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का टेस्ट देंगे, तो वहाँ भी कहानियाँ जो हैं वो सिंपल नहीं आती हैं, वहाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके लिए वहाँ इम्पोर्टेंट होंगे अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि उसके बाद समय तो नहीं मिलना भाई। ऐसा तो है नहीं कि भैया कंपटीशन की लाइन में आप भी घुस जाएंगे, फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहा। जो कंपटीशन वाले हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, आप प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो टॉपिक है हमारा वो है पहला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज डाइस्टीरियोमर्स। आज जो मैं नोट्स लेके आया हूँ वो काफ़ी कुछ रिटन हिसाब से ही हैं, और लगभग इन नोट्सों को आप देख के लिख सकते हैं तो ये सफिशिएंट मैटर होगा। मीन्स इनमें कोई बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ है उतना अगर आप लिख लेते हैं, सीधा नोट्स बना लेते हैं ऐसे ही, तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और अगर मुझसे ले रहे हैं तो भाई मैं तो पूरे ही दे रहा हूँ आपको, मैं तो भाई कोई चीज़ छोड़ रहा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सिस ट्रांस, ये कहानी समझा दी थी लास्ट लेक्चर में। फ्रॉम फॉर्म ऑफ टू ब्यूटीन डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। कैसे ये डिफरेंस हो रहे थे? बाकी सब सेम था, नाम भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, और क्या बोलते हैं, एटम्स भी सेम है, कंपाउंड भी सेम है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड से सब्सटीट्यूटेड है, सारी कहानी सेम है। लेकिन काय में डिफरेंस है? ओनली इन द मैनर ऑफ द एटम्स आर ओरिएंटेटेड इन स्पेस। मीन्स सिर्फ इतना सा चेंज है। और देयर ग्रॉस स्ट्रक्चर्स गिविंग द सीक्वेंस ऑफ एटम्स आर आइडेंटिकल। और उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर जो बन रहा था, उसका जो भी सीक्वेंस था वो आइडेंटिकल था, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो रहा था। मीन्स वो फिक्स्ड था, इसी में था वो डिफरेंस। तो यही मैं बताना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स हैं, ये भी एक टाइप है स्टीरियो आइसोमर्स की। तो दे आर नॉट एनहेंस्यूमर तो है नहीं, क्योंकि ये मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे की। अगर ये मिरर इमेजेस नहीं है तो फिर स्टीरियोमर्स, जो कि मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, तो ये होते हैं डाई स्टीरियोमर्स। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ाया था। अगर इस टाइप से भी आइसोलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स। चलिए, बता दिया, इतना लिख लीजिएगा इसको। अगर आप नोट्स बनाना चाहें मुझसे लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं तो और डीपली और बहुत आसान भाषा में बना के देता हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा हार्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं स्पेनिश या फ्रेंचियन थोड़ी ना लिखता हूँ, सिंपल इंग्लिश लिखता हूँ। और मेरे नोट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में आते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। प्लस इस टाइप से रखता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं वो उतनी इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती है, या इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं, या उनकी हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वीक होते हैं, मैं ये कहूँगा कि उनकी हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है, दे आर पावरफुल इन हिंदी। तो उन्हें हिंदी वाला मैटर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ना तो हमें इंग्लिश में, लिखना इंग्लिश में, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि वो आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, कंटिन्यू करते हैं इसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, डायस्टेरियोमर्स। हेडिंग गलत डली हुई है, वो शॉर्ट में डाल के रखा हूँ मैं। गलत नहीं बोलते भाई, शॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें शॉर्ट लिख के लाता हूँ भाई, इतना टाइम नहीं होता पीपीटी बनाने में। वैसे भी बहुत समय लगता है इस कंटेंट को कहीं से ढूंढ के आप लोगों के लिए समय निकाल के लाने में। इस कोरोना काल में जो आज आपने देखे होंगे आंकड़े 1,02,000 से ऊपर पहुंच गए हैं, तो भाई ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, चिंताएं रहती हैं थोड़ी सी। भारत देश की रक्षा करें भगवान, और आप लोग भी अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैरेक्टराइज अ पार्टिकुलर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर रेफर्ड टू एज कन्फ्यूगरेशनल फीचर्स आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं तो बताया था मैं बताया था डीएल में, याद रखो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विच कैरेक्टराइज अ पार्टिकुलर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब जो एटम्स का अरेंजमेंट है जो कि दिखा रहा है एक पार्टिकुलर जियोमेट्रिकल आइसोमर, मीन्स सिस को या ट्रांस को, उन्हें रिफर्ड करते हैं कैसे, कॉन्फ़िगरेशनल फीचर्स आइसोमर। मीन्स उनके कॉन्फ़िगरेशन में सॉरी, कोरोना नहीं हो रहा है, चिंता ना करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है बस। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जाइए भैया प्लेलिस्ट में देखिए, दोबारा क्यों बताऊँ भाई, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जाइए प्लेलिस्ट पूरी लाइन से बने हुए सारे लेक्चर्स में डाल के रखा हूँ, जाइए आराम से देखिए। चलिए तो अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। एज डायस्टेरियोमर्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एज डिफरेंट फिजिकल, जाइए डायस्टेरियोमर्स में क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग थी, केमिकल भी अलग थी भाई, वही तो लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, 12th में बहुत अच्छे से पढ़े हो, कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें तो बिल्कुल याद ही होगा, क्वथनांक, गलनांक। मज़ा आ रहा है भाई, हिंदी में भी थोड़ा सा मैं देखता रहता हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो ऐसे आप इंग्लिश में आ गए हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्युबिलिटी को क्या बोलते थे, घुलनशीलता, डिपोल मूवमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी होती हैं भाई, सारी लिखना चाहो लिखो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, 4-5 लिखो बस समझाने लायक जो मोस्ट होती हैं। फिर दे डिफर इन एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी आल्सो ऑन मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है भाई, क्रोमेटोग्राफी बनाऊंगा एक लेक्चर क्रोमेटोग्राफी पर। वैसे एनेंशियोमर्स में मैंने शायद पढ़ाया हुआ है, क्रोमेटोग्राफी जो है वो मैंने एनेंशियोमर्स में जब रेजोल्यूशंस ऑफ रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा रहा था उस टाइम पढ़ाया हुआ है। जाइए प्लेलिस्ट में लाइन से वीडियो लगे हुए हैं, जाइए देखिए, टॉपिक वाइज भी हैं, लेक्चर वाइज भी हैं, जाके उसको वहाँ से देख लीजिए। वहाँ मैंने जो चौथा मेथड पढ़ाया था, हमारा 3 मेथड थे जो अलग अलग थे, बायोकेमिकल मेथड और केमिकल मेथड और क्या था, मैकेनिकल मेथड, और एक ये वाला भी था लास्ट में, तो वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है, जाइए वहाँ देख लीजिए। तो बस इतना अभी तो बता दे रहा हूँ अभी इस पॉइंट के लिए। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होती है, मैंने थोड़ा सा इस टेक्निक के बारे में मतलब एक ब्रीफ वहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन बता देता हूँ कि इस टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, एड्जॉर्प्शंस कराते हैं। मीन्स जैसे कायरल HPLC तो पता होगा, आप कैसे समझाऊं मैं इजीली वे में। अच्छा ये बताइए, किसी रिएक्शन को जब कंप्लीट पता लगाना है, वैसे आपके लिए अभी इतना शायद ना भी हो, लेकिन अगर कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ता होगा जहाँ प्रैक्टिकल बहुत बहुत डीपली और बहुत अच्छे से सिर्फ प्रैक्टिकल को प्रायोरिटी दी जाती होगी, थ्योरी को नहीं दी जाती होगी उतनी, क्योंकि भाई थ्योरी ज़रूरी नहीं होती है, थ्योरी होती है सिर्फ नॉलेज के लिए और प्रैक्टिकल होता है आपको रिसर्च के लिए। तो जहाँ भी प्रैक्टिकल ज़्यादा डीपली में कराए जाते होंगे वहाँ कायरल HPLC कराई जाती होगी, HPLC हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बस वही क्रोमेटोग्राफी तो ये है।
मीन्स हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक चैम्बर लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी का एक स्पेशल चैम्बर होता है, आप लोगों ने अगर देखा हो, नहीं देखा हो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा एट लास्ट, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फॉर नॉलेज। इसमें मैं पूरा HPLC भी बताऊंगा और भी 2-3 टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, सारी बताऊंगा। अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी के लिए हमारा टॉपिक क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। तो ये डिफ़र कैसे होते हैं, मींस इन दोनों की अपनी एक एडजॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टी होती है क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक लेयर बन जाती है हमारी किसी भी, मतलब कांच की हम लोग एक लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्लाइड लेते हैं, और स्लाइड पे हमारा एक लेयर बनी होती है किसी सब्सटेंस की, तो ये जाके उस पर एड्जॉर्ब हो जाता है। हमारा जो मटेरियल जब बन जाता है, तो बनने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग उस रिएक्शन की करते हैं क्रोमेटोग्राफी, तो हमें पता चल जाता है कि वो हमारा जो कंपाउंड है वो जाके वहाँ एड्जॉर्ब हो जाता है। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से या कोई और स्पेशल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसको पता लगा लेते हैं कि हाँ एड्जॉर्ब हो गया, माने हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई या नहीं हुई। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ज़्यादा स्टैंडर्ड जो कॉलेजेस होंगे उन्होंने कराया होगा, वरना अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है भाई, अभी सेकेंड ईयर में आए हो, बहुत लंबा समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है वो भी अलग अलग होती है। मींस हो सकता है कि एक डाइस्टीरियोमर जो हो रहा है या एक सिस आइसोमर जो हो रहा है, उसके लिए हमें कोई और कंपाउंड यूज़ करना पड़े और ट्रांस के लिए कोई और करना पड़े। यही कहानी है, इतनी सी। आगे बढ़ते हैं। Geometrical as diastereomers, तो geometrical isomers should therefore capable of separation by techniques of, भैया डाइस्टीरियोमर्स को कैसे अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पीछे डिस्कस करके आया हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता होगा, जब पेट्रोल पढ़ा होगा 12th में, पेट्रोलियम वाला। और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन वो ऐसे ही होता है, क्रिस्टल्स बना बना के अलग करते हैं। तो डाइस्टीरियोमर्स के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स अलग होते हैं। जियोमेट्रिकल जो हैं वो डाइस्टीरियोमर के लगभग कंपेयर में हैं, तो इनके भी क्रिस्टल्स अलग होते हैं। फिर लाइक अदर डाइस्टीरियोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शुड हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मैंने पहले ही पीछे बता दिया फिजिकल के साथ। हो गया टॉपिक ख़त्म। अगला टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। भाई ये बहुत इजी है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इजी ही होती है सारी चीज़ें। मेडिसिनल भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बताइए कुछ मुश्किल लगा? नहीं लगा होगा, बहुत इजी होती है, बस पढ़ने और देखने का फ़र्क होता है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। It is true that all alkenes and other compounds containing carbon-carbon double bond have hindered or restricted transition। भाई ये इजी लिखा हुआ है, सबको समझ आ गया होगा कि एल्कीन जो होते हैं या अदर जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं या कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हिंडर्ड रोटेशन होता है। हिंडर्ड रोटेशन या रेस्ट्रिक्टेड, हिंडर्ड माने बाधित, बाधित। बाधित को कैसे समझा, अच्छा ऐसे समझा जाए, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि किसी घर में मान लीजिए 2 लड़के हैं, एक लड़का उनमें है बिल्कुल बिगड़ा हुआ, सिगरेट विगरेट पीता है, और एक है बिल्कुल पढ़ने वाला अच्छा वाला बच्चा। तो अच्छा वाला माने जैसे आप लोग हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर कोई जो बिगड़ा वाला बच्चा है उस पर माँ बाप कम ध्यान देने लगते हैं, भैया पढ़ता है पढ़ने दो, नहीं पढ़ता है कोई बात नहीं। लेकिन जो अच्छा वाला बच्चा होगा उससे बिल्कुल टाइम टू टाइम पूछेंगे कि क्यों भैया कहाँ जा रहे हो। अगर वो कहे हमें पार्टी में जा, मतलब बिगड़ा वाला कहे हमें 11 बजे पार्टी में जाना है, उससे कह देंगे हाँ भैया जाओ, क्योंकि पता है नहीं रोकने वाला। और जो अच्छा वाला है वो अगर बोल देगा 9 बजे जाना है, नहीं क्यों जा रहे हो, रात हो रही है भैया, बस माने उसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया, बाधित किया, बस यही होती है बाधित। बहुत आसान समझाया। आगे बढ़ते हैं। अराउंड द डबल बॉन्ड बट ऑल सच कंपाउंड्स डू नॉट शो ऑब्लिक एग्जिबिट। अब भैया ये थोड़े से वर्ड्स होते हैं, आप शो लिखेंगे उतना स्टैंडर्ड नहीं, एग्जिबिट लिखेंगे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए एग्जिबिट लिखिएगा, एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन ऐसा तो नहीं है भैया सारे के सारे ही जो एल्कीन्स हैं या अदर जो कंपाउंड्स हैं डबल बॉन्ड वाले वो शो कर रहे हो जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ऐसा भी समझाते कहीं नहीं हो सकता। मान लीजिए आपकी क्लास में 62 स्ट्रेंथ है फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी की, आप 62 के 62 जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स तो हैं, तो मतलब या फिर नहीं ठीक है सही एग्जांपल, तो 62 हैं,
तो मान लीजिए पी फार्मा क्रॉस नहीं कर पाते हैं पूरे 62। कुछ बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जिनका बीच में मन कर जाता है, या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, या जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या जो बिगड़ जाते हैं, या जो भटक जाते हैं। तो भैया 62 में कितने पास हुए? 40। तो पास होने के लिए स्टूडेंट होना तो ज़रूरी था, मीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हिंडर्ड रोटेशन तो ज़रूरी था, डबल बॉन्ड तो ज़रूरी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट्स ही पास हो गए, या इसका मतलब ये नहीं कि सारे डबल बॉन्ड वालों कंपाउंड ही जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। बहुत आसानी से समझाया होगा, अब आराम से इसको वीडियो को 2 बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है प्रोपाइलिन और 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन तो देख लिया आपने, 2 ब्यूटीन तो है ही। अब 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ये देखो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं प्रोपाइलिन और 1 ब्यूटीन, दिख रहे होंगे भैया। इनमें कहाँ हैं लोग, क्या बोलते हैं आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सही बोले हैं, अगर आपने बनने बोल दिया होगा तो। मैं तो हूँ नहीं वहाँ, आपको पढ़ना है, ऑनलाइन ऐसी ही पढ़ाई होती है। कॉलेज तो लग नहीं रहा, सस्पेंड है। ऑनलाइन आपको अपने मन से पढ़ना है और बहुत डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आपको टाइम है। कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ टाइम नहीं होता, 8 घंटे आप कॉलेज में ही निकाल दिए, पता चला वहाँ ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, कुछ बच्चे ख़राब भी हैं, अभी टीचर नहीं आया। लेकिन यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपको अपने मन से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कोई थकावट नहीं जाने आने की, ना कोई टेंशन खाने पीने की, जब मन हुआ तब खाएंगे। वही कहानी है, पढ़िए आराम से। अब देखिए स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, ये नहीं कर रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड तो है, हिंडर्ड रोटेशन भी। बस यही तो समझाना था। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। Thus we can say that among compounds containing carbon carbon, CC लिखा हुआ है ना, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड like to each other carries different functional group। मीन्स इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सिमिलर हो जाएं। H तो भैया काहे का ट्रांस और काहे का सिस, एक CH3 या एक H या एक OH एक CH3, यानी एक हायर प्रायोरिटी वाला एक लोअर प्रायोरिटी वाला, या एक हायर मोलिकुलर वेट वाला एक लोअर मोलिकुलर वेट वाला कंपाउंड हो, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ ये करेगा सूट। फिर सेम सम रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड्स विच शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मैं बार बार हिंडर्ड रोटेशन लिख रहा हूँ, अगर कंडीशन आता है तो 2 नंबर पक्के। लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं देखा है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है। तो अभी तक तो हमने देखा कि कौन नहीं करता है, प्रोपाइलिन 1 ब्यूटीन मैंने दिखा दिया जो नहीं करते हैं। बट अब बात करते हैं कौन करते हैं, क्योंकि बात हमें करनी है कौन करते हैं की। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ तो ही लिख के लाया हूँ। फ्यूमेरिक एसिड और क्रोटोनोइक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड जब ट्रांसफॉर्म में होता है तो वो दिखता है फ्यूमेरिक एसिड, और वो सेस हो जाता है तो मैलिक एसिड बन जाता है। फिर वही कहानी, क्रोटोनोइक जो अब ट्रांस होगा तो वो तो देखेगा क्रोटोनोइक, लेकिन अगर वो सेस हो गया तो आइसोक्रोटोनोइक। आराम से इन्हें ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ही नोट्स बना लिए, ऐसे जो इस पीपीटी में है यहाँ तो आप समझते भी जाएंगे। नोट्स भी आपको इसी पीपीटी में मैंने दे दिए, मुझसे ले लीजिएगा बाद में, वो तो चलता ही रहता है, लेकिन अभी इसको बना लीजिएगा। एट लास्ट थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट मी फॉर नोट्स। भैया ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जय श्री राम। घर में रहें, स्वस्थ रहें, ये भी इम्पोर्टेंट काम है। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ये भी इम्पोर्टेंट काम है। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए, तब तो मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के साथ। मैंने आज आपको 2 तरीके से ट्रिक करके बता दिया सर कहानी। अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ में, मैं भी थोड़ा सा लंबा चला जाता हूँ घूमने के लिए कहीं, या कोई कहानी सुनाने लगता हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन कहानी किसके साथ क्या है आपको याद हो जाता है कि हाँ वो कहानी सुनाई थी मैंने, उसके साथ आपको याद हो गई कि हाँ वो सारे स्टूडेंट्स पास नहीं होते हैं। अब भाई ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये ऐसा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें बैक्स लगती हैं, तो भैया वो थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी बैक्स ना लगें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि माँ बाप का पैसा बड़ा कीमती होता है। कैसे पढ़ा रहे हैं आपको उनसे पूछिए एक बार। तो बस कमेंट करिए, पढ़िए आराम से, घर में रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए। चलिए ठीक है, आज की कहानी ख़त्म है, और कुछ देखेंगे अगले लेक्चर में। रासायनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, और फिर नोमेनक्लेचर, फिर डिटर्मिनेशन, यही 3 लेक्चर होंगे।
फिर 1-2 लेक्चर्स और इस पे लगेंगे और इसी के साथ 3, 2, 5, 6 लेक्चर, मान लीजिए मैक्सिमम 6 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। 2 लेक्चर कन्फर्मेशनल के लगेंगे और 2 लेक्चर लगेंगे अगले, तो लगभग 10 लेक्चर। ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें हिडन टॉपिक्स थे इस वजह से थोड़ा शायद 10 लेक्चर तक जाए और शायद 9 में ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो कम मटेरियल मैं आपके लिए ला पा रहा हूँ। अगर एक दिन में मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो मैं लंबा एक लेक्चर ले लूँगा, बड़ा सा 30-35 मिनट का, क्योंकि भाई वहाँ कितना आपका होता था 40-50 मिनट का तो होता था, उतना लेक्चर तो यहाँ भी सुन सकते हो। ठीक है, कहानी ख़त्म है, पढ़ते हैं आगे। 20 मिनट हो गए, बहुत है कहानी, पढ़ो आराम से। ओके, थैंक यू।